गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ा था और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई थी इसके बाद में टीपू शांत नहीं बैठा। उसने अपनी राजधानी में सुदृढ़ किलेबंदी की और अनेक नए दुर्गों का निर्माण करवाया, नए सैनिकों की भर्ती की तथा अपनी सेना को अनुशासित कर उसे फिर से पुनर्गठित किया। इसके अलावा विद्रोही जो सरदार थे उनको दंडित किया गया। इसके अतिरिक्त संधि की जो शर्तें थी इनको पूरा करने के लिए और अपने पुत्रों को अंग्रेज़ों के बंधन से मुक्त करवाने के लिए प्रजा से बलपूर्वक धन भी वसूल किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इनके बाद में 1793 ईस्वी में सर जॉन शोर जो थे वो गवर्नर जनरल उनको बनाया गया। सर जॉन शोर ने तटस्थता और अहस्तक्षेप की नीति जो थी इसका अनुसरण किया। सर जॉन शोर के पश्चात मई 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर भारत आए और वेलेजली के समय में ही चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो कि अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये संपन्न हुआ था। वेलेजली और टीपू जो थे इनके बीच में संघर्ष के कई कारण थे। उनमें से जो मुख्य कारण हैं वे इस प्रकार से थे। श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद टीपू ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी जो शक्ति थी इसमें वृद्धि करना आरंभ कर दिया था। टीपू जो है वो ये जानता था कि जब तक वह अपने साधनों में संपन्नता प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं थे। टीपू उनके विरुद्ध युद्ध के साधन जुटाए। दूसरा, टीपू ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विदेशी शक्तियां जो थी उनसे सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ कर दिए थे। उसने अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह जो था उससे पत्र व्यवहार किया तथा अपने राजदूत अफ़गानिस्तान, कुस्तुनतुनिया और फ्रांस भेजे। वेलेजली जिस जहाज़ से भारत आया था उसी जहाज़ से टीपू का राजदूत भी फ्रांस से सहायता की बातचीत करके लौट रहा था। इसलिए टीपू की विदेशी शक्तियों से साठगांठ वेलेजली के लिए असहनीय थी। तीसरा, टीपू ने मैसूर राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना आरंभ कर दिया था। उसने अपने राज्य में अनेक सुदृढ़ दुर्ग जो थे इनका निर्माण करवाया ताकि वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध कर सके। वह अपने इन दुर्गों में अपनी सेना का जो उसकी सेना थी इसका जमाव कर युद्ध की तैयारी करने लगा था। टीपू की इस कार्यवाही को अंग्रेज़ सहन करने को तैयार नहीं थे। वेलेजली का उद्देश्य भारत में फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना था। इस समय दक्षिण भारत जो थी वहाँ पे कुल 3 प्रमुख शक्तियाँ थीं जिन्होंने अपनी अपनी सेनाओं को यूरोपियन प्रणाली जो है उससे प्रशिक्षित करने के लिए अपनी अपनी सेना में फ्रांसीसी सैनिक जो थे उनकी नियुक्तियाँ दी थी। टीपू ने भी पेरिन नामक एक फ्रेंच अधिकारी जो था उसको अपनी सेना में नियुक्त किया था। अगला कारण, यूरोप में नेपोलियन की शक्ति जो है वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। वह यूरोप को विजय करने के पश्चात एशिया की ओर बढ़ रहा था तथा मिस्र तक आ पहुंचा था। वेलेजली जो है वो जानता था कि यदि इस समय
टीपू की शक्ति को समाप्त नहीं किया गया तो टीपू नेपोलियन से संबंध स्थापित कर लेगा, जिससे भारत में अंग्रेज़ों के जो अस्तित्व है इसको खतरा उत्पन्न हो सकता है। टीपू ने अपने राज्य में 99 फ्रांसीसी अधिकारियों का सार्वजनिक सम्मान किया। इसलिए वेलेज़ली ने कहा कि टीपू के राज्य में फ्रांसीसी जो अधिकारी हैं इनका सम्मान एक स्पष्ट, असंदिग्ध और निश्चित युद्ध की घोषणा के समान है। कॉर्नवालिस जो था उसी की भांति क्लाइव, मराठा और निजाम को साथ लेकर टीपू के विरुद्ध त्रिगुट बनाने का निर्णय ले लिया था। निजाम तो 1798 ईस्वी में ही अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर चुका था, लेकिन मराठों के साथ अभी तक कोई भी संधि नहीं हुई थी। इसीलिए वेलेज़ली ने पेशवा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि मराठा टीपू के विरुद्ध सहायता देते हैं तो मैसूर राज्य का कुछ भूभाग मराठों को दे दिया जाएगा। पेशवा ने वेलेज़ली के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वेलेज़ली जो है उसने संचालक समिति से इस बात की अनुमति मांगी कि फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए टीपू से युद्ध किया जाए। संचालक समिति जो थी उसने वेलेज़ली को युद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी। संचालक समिति से अनुमति प्राप्त करने के बाद नवंबर 1798 ईस्वी को वेलेज़ली ने टीपू को एक पत्र लिखा, जिसमें टीपू पर श्रीरंगपट्टम की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। वेलेज़ली जो है उसने यह भी लिखा कि वह मेजर डोवटन जो है उनको टीपू से बातचीत करने हेतु भेजना चाहता है, ताकि जो दोनों पक्ष हैं इनके बीच उत्पन्न गलतफहमियां हैं उनको दूर किया जा सके। टीपू ने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए वेलेज़ली ने टीपू को एक दूसरा पत्र लिखा, लेकिन टीपू ने उसका भी कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करता रहा। इसलिए वेलेज़ली ने टीपू के विरुद्ध फरवरी 1799 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा के साथ ही वेलेज़ली ने जनरल हैरिस के नेतृत्व में एक सेना, जिसमें कि निजाम की सेना भी सम्मिलित थी, भेजी गई और फरवरी 1799 ईस्वी को टीपू के विरुद्ध वो सेना भेजी और अपने भाई आर्थर वेलेज़ली को हैरिस की सहायक के रूप में भेजा गया। कंपनी की सेना ने टीपू को मार्च 1799 ईस्वी को सिद्धेश्वर नामक स्थान पर और इसके पश्चात 27 मार्च 1799 ईस्वी को मल्लावली नामक स्थान पर पराजित किया। इसके पश्चात 7 अप्रैल 1799 ईस्वी को कंपनी की सेना ने श्रीरंगपट्टम जो है उसको घेर लिया। अतः अब टीपू ने जनरल हैरिस के पास संधि प्रस्ताव भेजा। इस पर हैरिस ने संधि की मुख्य 3 शर्तें जो थी वो टीपू के सामने रख दी थी। पहली, टीपू अपना आधा भू क्षेत्र समर्पित करेगा। दूसरी, टीपू 6 महीने के भीतर 20 लाख पाउंड अंग्रेज़ों को देगा। तीसरी, टीपू अपने 2 बड़े पुत्रों और 4 वरिष्ठ अधिकारियों को जमानत के रूप में अंग्रेज़ों के पास रखेगा। टीपू इस बार फिर से श्रीरंगपट्टम की संधि की पुनरावृत्ति नहीं चाहता था, इसलिए टीपू ने इन अपमानजनक शर्तों का कोई उत्तर नहीं दिया। अंग्रेज़ों ने पुनः आक्रमण कर
किले की दीवार तोड़ दी और कुछ यूरोपियन सैनिक किले के दरवाजे में घुसे। इनमें से एक सैनिक ने टीपू की बहुत ही सुंदर जो मयान थी उसको छीनने का प्रयास किया। इस समय तक टीपू अनेक घावों से क्षत-विक्षत हो चुका था, फिर भी उस सैनिक पर वार करके उसे घायल कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर उस सिपाही ने बंदूक से गोली चलाई जो कि टीपू के सिर में लगी, जिसके फलस्वरूप 5 मई 1799 ईस्वी को टीपू मारा गया। टीपू के मरते ही श्रीरंगपट्टम पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अंग्रेज़ों की इस प्रकार से निर्णायक विजय हुई। हालांकि संपूर्ण मैसूर राज्य पर कंपनी का अधिकार हो गया था, लेकिन वेलेज़ली जो था वो इसे अंग्रेज राज्य में नहीं मिलाना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से राज्य को निजाम और मराठों में बांटना पड़ता, जिसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम हो सकते थे। टीपू के पुत्रों को मैसूर की गद्दी पर बैठाना कूटनीतिक दृष्टि से सही नहीं था, इसीलिए वेलेज़ली ने श्रीरंगपट्टम, कनारा, कोयम्बटूर और धारापुरम के प्रदेश कंपनी के अधिकार में कर लिए और कुछ प्रदेश जो हैं वो निजाम को दे दिए और कुछ प्रदेश जो हैं वो मराठों को देना भी स्वीकार किया। किंतु पेशवा जो था उसने इन प्रदेशों को लेने से इनकार कर दिया। इस पर ये प्रदेश भी निजाम और अंग्रेज़ों ने आपस में बांट लिए। मैसूर का शेष भाग यानी कि मध्य मैसूर जो था वो मैसूर के प्राचीन हिंदू राजवंश जिनसे हैदर अली ने मैसूर राज्य हस्तगत किया था, उन्हीं के वंशज चमराज के 2 वर्षीय पुत्र कृष्णराज वाडियार तृतीय को दे दिया गया। वेलेज़ली ने उसके साथ सहायक संधि कर ली, जिसके अनुसार कृष्णराज ने कंपनी को 22 लाख रुपए वार्षिक खिराज देने का निश्चय किया। मैसूर में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। टीपू के दोनों पुत्रों को बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया। वेलेज़ली की मैसूर नीति से कंपनी को बहुत लाभ हुआ। मैसूर अब बहुत ही छोटा राज्य रह गया और अंग्रेज़ों के कट्टर जो शत्रु था उसका अंत हो गया। अब मैसूर के प्रशासन पर कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया। कुछ समय के बाद निजाम ने मैसूर राज्य का अपना भाग भी अंग्रेज़ों को दे दिया, जिससे कि मैसूर ब्रिटिश राज्य जो है उससे घिर गया।